हेलो, नमस्कार। मैं चेतन लाल रेगर से आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भिलवाड़ा। प्रिय दोस्तों, मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट के समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो दूसरा अध्याय नेचर ऑफ सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र की प्रकृति के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे। जैसे कि हमने पूर्व के जो वीडियो में मैंने बताया था कि समाजशास्त्र की जो प्रकृति है, अर्थात समाजशास्त्र क्या विज्ञान है और उसकी प्रकृति क्या वैज्ञानिक है, उसके संदर्भ में कुछ तर्क, कुछ विचारधाराएं या उसके पक्ष में जो विचार हैं वैज्ञानिकों ने दी और कहा था कि समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। लेकिन विज्ञान के जो आवश्यक तत्व जो होते हैं वो समाजशास्त्र के अंतर्गत भी लागू होते हैं नहीं है। तो उसके पक्ष वालों का कहना था कि इसकी जो प्रकृति है वैज्ञानिक है, हम उसको नकार नहीं सकते, इसलिए समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। लेकिन समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध कुछ आपत्तियां बताई। कुछ विचारकों की मान्यता थी कि प्राकृतिक विज्ञान का जो लक्ष्य है कारण संबंधी व्याख्या प्रस्तुत करना है, जबकि सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विज्ञान का जो लक्ष्य है अर्थ का निर्वचन करना या उसे समझना है। तो वे समाजशास्त्र को विज्ञान मानने से इनकार करते हैं, अर्थात उनके विरुद्ध आपत्ति उठाते थे। अब वो आपत्तियां क्या है वो हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो पहली आपत्ति उनकी ये थी कि इसमें तटस्थता का अभाव है, अर्थात वैज्ञानिक अध्ययन जो है पक्षपात रहित होना चाहिए, पक्षपात रहित नहीं होना चाहिए, इस बात को लेकर किया गया। तो समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध तर्क दिया गया कि यह प्रकृति विज्ञानों की तरह अपने अध्ययन वस्तु का वस्तुनिष्ठता के साथ अध्ययन नहीं कर सकता। क्योंकि समाजशास्त्र जिस समाज, जाति, परिवार या सामाजिक मूल्य या सामाजिक संस्थाओं, समस्याओं का अध्ययन करता है उसमें स्वयं वह व्यक्ति भी भागीदार होता है, अर्थात वह भी उसका एक अंग होता है। इसलिए उसमें वस्तुनिष्ठ अध्ययन में स्वयं की रुचि, उसके पूर्वाग्रह या उसके व्यक्तिगत विचार उसके इस अध्ययन में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये उनके विरुद्ध आपत्ति दर्ज करी। अब इसका मूल्यांकन की दृष्टि से हम बात करें, इतना सही है कि जितनी तटस्थता या वैश्विकता प्राकृतिक विज्ञान में पाई जाती है उतनी समाजशास्त्र में नहीं पाई जाती। परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि समाजशास्त्र में तटस्थता का अभाव, क्योंकि समाजशास्त्र में ने भी आज ऐसी पद्धतियों का विकास कर लिया है जिसकी सहायता से व्यक्तिगत पक्षपात को अध्ययन में बाधा बनने से रोका जा सकता है। दूसरी आपत्ति है कि सामाजिक घटनाओं की जटिलता। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध जो आपत्ति है उसमें यह बात उठाई कि समाजशास्त्र सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन करता है जो कि काफ़ी जटिल है। एक ही सामाजिक प्रघटना जो है अनेक कारणों से घटित होती है और उन सभी कारणों और उनमें से प्रत्येक के सापेक्षिक महत्व को निर्धारित करना बहुत कठिन काम। तो समाजशास्त्र के लिए जटिल सामाजिक संबंधों और मानवीय व्यवहारों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके पीछे अनेक कारण हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं। जबकि इसके विपरीत भौतिक विज्ञानों में घटनाओं का अध्ययन करते हुए उनके विभिन्न कारणों को अलग किया और प्रत्येक का सापेक्षिक
महत्व का पता लगाया जा सकता है, जो कि इसमें नहीं। अब मूल्यांकन की दृष्टि से बात करें, क्योंकि जटिलता किसी अध्ययन वस्तु के विज्ञान कहलाने बाधक नहीं है। यदि अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए तथा वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए अध्ययन करें, तो कोई भी घटना या वस्तु उसी समय तक जटिल मालूम होती है जब तक कि उसके संबंध में पूर्ण जानकारी या ज्ञान नहीं। एक विदेशी भाषा हमारे लिए बहुत ही जटिल हो सकती है यदि हमें उसके संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं, परंतु उसे सीख लेने और उसके संबंध में ज्ञान प्राप्त कर लेने पर जटिलता दूर हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य कि हम इसके पीछे जो कारण है उसका अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। समाजशास्त्र ज्ञान के विस्तार और इसको अध्ययन पद्धतियों एवं यंत्रों के विकास के साथ साथ सामाजिक घटनाओं की जटिलता भी अपने आप दूर हो जाती है। तीसरी जो आपत्ति है वो ये है कि सामाजिक घटनाओं की जो गतिशील प्रकृति, अर्थात समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध ये आपत्ति उठाई कि सोशल जो इवेंट्स है उसकी जो प्रकृति वो गतिशील है, अर्थात बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में जो संयुक्त परिवार है, जाति है, धर्म का स्वरूप है, आज ठीक वैसा नहीं है जैसा वैदिक युग में था। आने वाले समय में भी इसमें परिवर्तन होंगे। इसके अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं। इस पर भी मूल्यांकन के दृष्टिकोण से देखें, यद्यपि ये बात सही है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गतिशील है, परंतु साथ ये भी सही है कि भौतिक और प्राकृतिक घटनाओं में होने वाले परिवर्तनों के उपरांत भी जब उसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, या ऐसी कोई बात नहीं है कि सामाजिक घटनाओं के क्षेत्र में इसका अध्ययन नहीं किया जाए। इसी प्रकार से चौथी जो आपत्ति थी वो यही कह के हुई कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव, क्योंकि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता, एक रूपता या समानता का अभाव पाया जाता है, और सामाजिक घटनाओं की कोई भी दो इकाइयाँ पूर्णतः एक दूसरे के समान नहीं होती। प्रत्येक स्थान पर सामाजिक घटनाएं एक दूसरे से भिन्नता लिए हुए होती हैं। इसके विपरीत प्राकृतिक घटनाओं में सार्वभौमिकता पाई जाती है। तो मूल्यांकन अगर किया जाए तो एक रूपता के अभाव पर के आधार पर सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन नहीं किया जा सकते। जो बात बताई वो तर्कहीन है। अपने आप समाज में समानताएं और भिन्नताएं दोनों ही देखी जा सकती हैं। तो ये कहना गलत है कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता या एक रूपता का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इसके अलावा भी समाजशास्त्री अन्य विज्ञानों के समान वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित करते हैं और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान। इसी क्या जो मूल्यांकन के दृष्टिकोण से बात करें तो इसमें एक रूपता के आधार पर सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन नहीं किए जाने की जो बात है वो गलत है। पांचवी आपत्ति है सामाजिक घटनाओं के माप में कठिनाई। समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वाला यह भी कहना था कि सामाजिक घटनाओं की जो प्रकृति वो अमूर्त है, गुणात्मक है। अपनी इसकी प्रकृति के कारण ही सामाजिक घटनाओं की लंबाई, चौड़ाई, वजन के आधार पर नापा तोला नहीं जा सकता, जबकि प्राकृतिक विज्ञानों में नाप तोल संभव है। तो सामाजिक घटनाओं के संबंध में निकाले गए जो अधिकतर निष्कर्ष है या अनुमान है वो अवलोकन पर आधारित होते हैं, उसमें वैज्ञानिकता का अभाव होता है। तो समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध जो उपयुक्त आरोप वो सही नहीं है। मूल्यांकन के दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। नंबर 6, कार्य कारण संबंध का अभाव। वैज्ञानिक सदैव ये जानने में रुचि रखते हैं कि कोई भी वस्तु ऐसी क्यों है, अर्थात वे घटना कारण के कारण जानने का प्रयत्न करते हैं
किसी भी ज्ञान के विज्ञान कहलाने के लिए उनमें कारणता संबंधी गुण का होना आवश्यक है। यह जानना जरूरी है कि किसी ज्ञान, किसी घटना के पीछे क्या क्या कारण है। तो यह आरोप सही नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करने की स्थिति में है और दुर्खीम और मैकाइवर ने समाजशास्त्र में कार्य कारण की खोज पर विशेष जोर दिया है। नंबर 7, यह आपत्ति थी कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं। वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आरोप प्रयोगशाला के लेकर बताया गया। इसके पास न भौतिक या प्राकृतिक विज्ञानों के समान अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं है जिसमें नियंत्रित दशाओं में अध्ययन किया जा सके। और यह भी कहा जा सकता है कि प्रयोगशाला के अभाव में जो निष्कर्ष है वो प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर मूल्यांकन की बात करती है, सही है कि प्राकृतिक विज्ञान के समान इसके पास प्रयोगशाला नहीं है, पर इसका अर्थ यह तो नहीं लगाया जा सकता कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला पद्धति का प्रयोग ही नहीं किया जा सकता। गिले ने लिखा था कि प्रयोगशाला पद्धति मूल्य, सूक्ष्म या यथार्थ अवलोकन की एक सामान्य प्रणाली मात्र है और समाजशास्त्र में अवलोकन विधि को काम में लेते हुए जब तथ्य एकत्रित किए जाते हैं तो साथ ही समाजशास्त्र की जो विशेष सामग्री इस प्रकार की है कि उसे बंद कमरे प्रयोगशाला में रखकर अध्ययन करना संभव नहीं है। किसी सन्यासी, डाकू या अपराधी का अध्ययन तो उसके चारों ओर की जो स्वाभाविक परिस्थितियाँ हैं में ही किया जा सकता है, न कि किसी बंद कमरे। तो ये कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की प्रयोगशाला संपूर्ण समाज ही है। एक आपत्ति है कि समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ है और समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध यह आपत्ति उठाई कि यह भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। इसके नियम सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं है जिसे सभी समाजों और कालों पर लागू किया जा सके। इसके विपरीत प्राकृतिक और भौतिक विज्ञानों के नियम सार्वभौमिक रूप से सत्य होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अग्नि में हाथ देने पर जले गई, इसी प्रकार पानी में कागज डालने पर जले गई। यह बात सभी स्थानों कालों के लिए सत्य है। तो समाजशास्त्र नियम निश्चय पूर्वक भविष्यवाणी करने की क्षमता का अभाव होता है। लेकिन सीमित योग्यता न केवल समाजशास्त्र बल्कि प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान तक में पाई जाती है। तो उन विज्ञानों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सत्य नहीं होते। कई बार भविष्यवाणियाँ गलत प्रमाणित होती है। जैसे मौसम विज्ञान द्वारा जो की जाती भविष्यवाणी गलत होती है, फिर भी तो विज्ञान है। तो भविष्यवाणी करने की सीमित क्षमता के बावजूद भी जब कई विषयों को विज्ञान माना जा सकता है तो समाजशास्त्र को विज्ञान मानने में किस प्रकार से आपत्ति उठाई गई। तो इस प्रकार से यह समाजशास्त्र के विरुद्ध जो आपत्ति है के बारे में हमने वर्णन किया। अब वास्तव में जो प्रकृति है, रियल नेचर ऑफ द सोशियोलॉजी, वो क्या है, इसके संदर्भ में जो वैज्ञानिकों ने उत्तर दिए कि वास्तविक प्रकृति क्या है, वो बात है। उनका यह कहना था, पहली जो वास्तविक प्रकृति के समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक, क्योंकि समाजशास्त्र मूलतः सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक संबंधों, प्रक्रियाओं, समस्याओं का अध्ययन करता है। तो यह सामाजिक विज्ञान है। दूसरा, समाजशास्त्र एक निरपेक्ष एवं वास्तविक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक। समाजशास्त्र में पक्षपात रहित होकर अध्ययन घटनाओं का किया जाता है। क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना का नहीं। तो इस संबंध में आदर्श व अच्छे बुरे, सही गलत, उचित अनुचित से नहीं, बल्कि सामाजिक सत्य जिस रूप में है ये उसी रूप में देखता है। तो इसमें निरपेक्ष और वास्तविक विज्ञान कहा गया। तीसरा, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है कि व्यावहारिक। विशुद्ध विज्ञान होने के नाते समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, विश्लेषण एवं निरूपण करके ज्ञान को एकत्रित करता है। औषधि विज्ञान की भांति यह सामाजिक रोगों, समस्याओं का निदान नहीं करता। गरीबी, बेरोजगारी, अपराध प्रवृत्ति, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति जैसी सोशल जो प्रॉब्लम है को हल करना समाजशास्त्र का कार्य नहीं।
यह शास्त्र उनके संबंध में जो वैज्ञानिक जानकारी वो उपलब्ध कराता है, इसलिए यह विशुद्ध विज्ञान है। नंबर 4, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है जो कि अमूर्त है, इसलिए इसको अमूर्त विज्ञान कहेंगे। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है कि विशेष। समाजशास्त्र विशेष घटना या व्यक्ति के अध्ययन में रुचि नहीं लेता, बल्कि समाज की सभी घटनाओं का सामान्य रूप से अध्ययन करता है, इसलिए इसको सामान्य विज्ञान कहा गया, न कि विशेष। और नंबर 6, समाजशास्त्र एक तार्किक और साथ ही अनुभवात्मक विज्ञान भी है। समाजशास्त्र अपना अध्ययन वैज्ञानिक एवं तार्किक आधार पर करता है। अनुभवात्मक अध्ययन एवं परीक्षण से जो तथ्यों को एकत्रित करता है, तो ये भावात्मक आधार पर अध्ययन नहीं करता, तो ये तार्किक है, अनुभवात्मक अध्ययन। तो इन सब विवेचनाओं से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वैज्ञानिक है और समाजशास्त्र एक विज्ञान है। इसके द्वारा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। तो इस तरह से समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। धन्यवाद।